नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात हम करने वाले हैं वामन वृक्ष की, यानी कि बोनसाई की। ये परंपरा हमारी ही है, हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में इस परंपरा का भी योगदान है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। एकता नगर में वामन वृक्ष, जिसको हम लोग आजकल कॉमन पार्लेंस में बोनसाई कहते हैं, उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस है। वामन वृक्ष वाटिका का कुल मिला के जो विस्तार जो है वो 3.22 एकर्स का है। भारत में जो वामन वृक्ष कला है उसको हम लोगों के समक्ष ला पाए और भारत की जो हिस्ट्री रही है, जहाँ पे वृक्षों को पूजनीय माना गया है, उनकी मेडिसिनल वैल्यूज को रखा गया है, तो उसको हम लोग एक बार पब्लिक के पास ला पाए। सनातन का जो ज्ञान है, परंपरा जो सदियों से महान है, अतीत से लेकर आज तक होता, जिसका बखान है, जिसका आधार हमारे वेद, हमारे ग्रंथ और विष्णु पुराण है। जो हमारे माँ प्रकृति में जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसी का छोटा सा स्वरूप, वामन स्वरूप, जो एक छोटे से गमले में बनाया जाता है। और जैसे देखने जाए कि फ्रूट हो या फ्लावर हो, सेम रंग रहता है, सेम स्वाद रहता है, सिर्फ उसका स्वरूप जो है वो छोटा सा हो जाता है। पर इस कला के माध्यम से एक बात ज़रूरी है कि इसमें धीरज, पेशेंस की ज़रूरत रहती है और रेगुलर जो है शूट की और रूट की, दोनों की ट्रिमिंग करनी ज़रूरी रहती है। वामन वृक्ष या बोनसाई जो हम कहते हैं, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को दर्शाता है। आप देखेंगे कि वो मिनिएचर ट्री होने के बावजूद उसमें फ्रूट्स भी आएंगे, उनके फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे। इनफैक्ट जिसकी वजह से, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से उसका आयुर्वेदा के पुराने टेक्स्ट में उसका उल्लेख है, तो वो सब हमारा जो गार्डन है उसमें जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, जो हिस्ट्री है, उसका उल्लेख किया गया है। वामन वृक्ष वाटिका के बारे में बताना चाहूँगी तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 5वें अवतार से प्रेरित वामन वृक्ष की परंपरा हकीकत में भारतवर्ष में ही शुरुआत हुई थी और सम्राट अशोक जी के कारण बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी हमारे बौद्ध गुरु अलग अलग देश विदेश में भ्रमण करने लगे, उसी के साथ यही जो हमारी परंपरा, उन्हीं के साथ यही उनका ज्ञान उनके साथ घूमता घूमता जब चीन में पहुंचा तो वहाँ पर उसको नाम दिया गया है बोनसाई, दैट इज ट्रीज इन ट्रेज। और दूसरा जब जापान में पहुंचे तो उसी को यूनिवर्सल मतलब के फेमस वो हुआ और उसका वहाँ पर नाम मिला है बोनसाई। पर हकीकत में उसका जो बीज जो है वो हमारे भारतवर्ष में ही बोया गया था। और उसके प्रमाण के बारे में बात करूँ तो अथर्ववेद, रामायण, इवन बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र जो है उसी में उनका उल्लेख मिलता है। भारत में 2000 BC के आसपास वामन वृक्ष कला ऑलरेडी प्रचलित थी। भगवान विष्णु के वामन अवतार से प्रेरित होकर जो मिनिएचर ट्रीज हैं उन्हें वामन वृक्ष कहा जाता था। बहुत सारे पुराणों में, आयुर्वेद में इसका उल्लेख है और मेडिसिनल और आयुर्वेदिक वैल्यू उनकी रहती थी। जैसा मैं लगातार कहता रहता हूं और मैं ये बात बताता भी रहता हूं कि हमें अपने सनातन संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर न केवल गर्व करना चाहिए, बल्कि हमारी जो संस्कृति की, सनातन संस्कृति जो आधारशिला है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, हमें उन्हें समझना भी चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए जितना संभव हो सके। और जब बात आज हम वामन वृक्ष या बोनसाई की कर रहे हैं, उसका भी आधार हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है।
किसी भी क्षेत्र की बात हो, विमान स्वास्थ्य की बात हो, चिकित्सा शास्त्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर चीज का उद्भव हमारे ग्रंथों में मिलता है। और आज ये जो प्रमाण की बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा है कि बोनसाई नाम आज हमारे सामने है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये जापान और चीन से होते हुए हमारे यहाँ पर आई, लेकिन ऐसा नहीं है। बोनसाई कला की जो भारतीय आधारशिला है वो है वामन वृक्ष कला, और इसका बाकायदा हमें प्रमाण मिलता है। और ये लिखा हुआ यहाँ पर, एक शिला पट्टिका यहाँ पर लगी हुई है और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वृक्षों को लघु स्वरूप में उगाने की परंपरा का उल्लेख भारतीय लेखों में लगभग 2000 ईसा पूर्व से मिलता है, जहां इन्हें वामन वृक्ष कहा जाता था, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से प्रेरित हैं। अगली लाइन देखिए आप, प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, पुराण और आयुर्वेदिक शास्त्र इन वृक्षों के धार्मिक, सांस्कृतिक और औषधीय उपयोग का उल्लेख करते हैं। आयुर्वेदाचार्य इन वृक्षों को औषधि के रूप में उगाते थे, परंतु उनका प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व इससे कहीं ज्यादा था। अब आगे देखिए कैसे समय कालखंड में आगे चीजें बढ़ी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों तक किया और उनकी पुत्री संघमित्रा एक बोधि वृक्ष को पात्र यानी गमले में लेकर श्रीलंका पहुंची। जैसे हम लोग कहते हैं ना वट वृक्ष, तो वो कैसे लेके गई थी? एक गमले में लेकर पहुंची थी, जिसे इतिहास में पवित्र वृक्ष की सबसे प्राचीन यात्रा माना जाता है। 7वीं शताब्दी में चीन के यात्री फायान और हेनसंग भारत आए और यहाँ से प्राचीन ग्रंथों तथा आयुर्वेदिक ज्ञान वापस लेकर चीन गए। इन्हीं बौद्ध प्रभावों के माध्यम से भारत की वामन वृक्ष परंपरा चीन पहुंची, जहां सजावटी कला में परिवर्तित हुई और पुनः पुनसाई कहलाई, जिसका अर्थ है पात्र में वृक्ष, जहां इसका उपयोग प्राकृतिक और सौंदर्यात्मक प्रस्तुति पर केंद्रित हुआ। एक साधारण पौधे को वामन वृक्ष यानी बोनसाई बनाने की प्रक्रिया में कई चरण आते हैं। पहला चरण चयन यानी कि सिलेक्शन, दूसरा चरण रोपण यानी प्लांटिंग, तीसरा चरण छटाई यानी कि प्रूनिंग, चौथा तार बांधना यानी वायरिंग, पांचवा चरण खाद देना यानी फर्टिलाइजर्स, छठवां चरण इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक देना और अंत में 7वां चरण देखभाल करना यानी कि केयरिंग। इस प्रकार एक साधारण पौधा जीवन की महान कला बन जाता है, वामन वृक्ष। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिस विषय को लेकर हम आपके पास में आए हैं, यकीन मानिए जब मैंने उस चीज को जाना तो मुझे लगा वाकई जो हमारा एक भारत है वो श्रेष्ठ भारत कैसे बन रहा है। दरअसल जो हमारे संस्कार में था, जो हमारे इतिहास में था, जो हमारे ज्ञान में था, जो हमारी परंपराओं में शामिल था, वो खो गया था कहीं ना कहीं। और अब जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता ग्रहण की और उसके बाद में जिस तरीके से उस ज्ञान परंपरा को न केवल निकाला गया है, न केवल उसको दोबारा से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, बल्कि उसको कह सकते हैं कि संवर्धित करने का भी प्रयास चल रहा है। और इसी ज्ञान परंपरा में एक है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण में हमारे आते हैं वृक्ष, और वृक्ष जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमें जंगलों में दिखते हैं। इसके आगे की एक बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बड़ा विस्मयकारी होगी आपके लिए और बड़ा ही आश्चर्यजनक होगी। आमतौर पर हम एक बोनसाई का देखते, बोनसाई कॉन्सेप्ट या बोनसाई वृक्ष, दरअसल अगर हम ये समझते हैं कि ये विदेशों की से आयातित कोई नाम है तो ये गलत है। हमारे यहाँ, हमारे पुराणों में, हमारे संदर्भ ग्रंथों में, हमारे इतिहास में वामन वृक्ष का कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा कई हजार साल पहले से स्थापित रही है, बशर्ते कि हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको जाना नहीं, और हमने समझा ये बोनसाई तो बाहर विदेशों से आई हुई एक टेक्निक है, जिसके चलते हम ये पौधे लगाते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी बात सामने आती है कि ये तो बहुत एलिट क्लास के लोग ही लगा सकते हैं, ये हम नहीं लगा सकते कि बहुत महंगा है। लेकिन ये सारी अवधारणाएं मैं आज यहां पर दूर कर रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं ये पौधा। आप देख सकते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि ये पौधा क्या है। जी हां, बरगद का पेड़। और बरगद का पेड़ आपके ड्राइंग रूम में लगे तो आप हैरान रह जाएंगे, या यूं कहें कि आपके दांतों तले उंगली आ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा वृक्ष आप अपने यहां पर ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, बशर्ते उसमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, उसकी टेक्निक होती है, और इसी को हम वामन वृक्ष कहते हैं।
हम इस वक्त मौजूद हैं वामन वृक्ष वाटिका में और हमारे साथ वृक्षों को, इन पौधों को मां समान प्यार देने वाली, उनको सहजने वाली, उसको निरूपित करने वाली शारदा बहन मौजूद हैं। और वाकई शारदा बहन से जब मैं मिला तो मैं तो इनकी इस ज्ञान को देख के, इनके इस प्रेम को देख के मैं अभिभूत हो चुका हूं। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। धन्यवाद सर। शारदा बहन, ये हम बताइए, ये बोनसाई हम लोग बोलते हैं आमतौर पर कि ये बोनसाई बड़ा महंगा होता है, एलीट क्लास लोगों का वृक्ष है, हर कोई इसको टेक केयर नहीं कर सकता है। आपने तो ये बरगद का पेड़ इसमें लगा दिया है, तो ये वामन वृक्ष, बोनसाई से वामन वृक्ष के बारे में जरा बताइए क्या है। सर बोनसाई ये पहले लोग ऐसे बोलते थे बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ हमने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से ट्रेनिंग दिया है, तो हमने यहाँ का प्लांट है लेके हमने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करके जो बरगद का प्लांट है वो मैंने बोनसाई बनाया है। तो जो सिरामिक पॉट है इसमें लगाकर हम ड्राइंग रूम में और एंट्री है वहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, शो में, तो ऑफिस में। तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था सर कि बोनसाई क्या है, कैसे बनते हैं, और नहीं बन पाएगा मेरे से, ऐसे होते। तो हमको तो हिंदी बोलना नहीं आता सर, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और 6 साल से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना भी आ गया। अब मैं ज़रूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 3 साल की मेहनत का नतीजा है। और 3 साल की मेहनत का मतलब क्या है कि इसकी कैसे कटिंग करनी है, इसमें पानी कैसे देना है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। शारदा बहन, आपसे जरूर जानना चाहेंगे, एक आमतौर पर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आमतौर पर एक बोनसाई को बनाने के लिए आप वामन वृक्ष, माफ करिएगा मैं भी आप अपने शब्दों को बदल रहा हूं, मैं वामन वृक्ष बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं बोनसाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमारे जहन में जो नाम चलता है वो बोनसाई चलता है, लेकिन यहां पर आने के बाद में अब मैं इसको वामन वृक्ष ही बोलूंगा, क्योंकि यही अवधारणा, यही नाम हमारे पुराणों में है, जिसको कि हमने भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ था वहां से ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वामन वृक्ष को बनाने के लिए किन किन सावधानियों की और कैसे क्या हम करते हैं वो बताइए आप। पहले तो आपको पॉट लेना है सिरामिक, और इस पॉट में कैसा प्लांट अच्छा लगेगा वो प्लांट चॉइस करना है। और पॉट में कोकोपीट शेप देने के लिए तार रखना है, नॉर्मल मिट्टी है, आपके पास कोकोपीट नहीं है तो रेत है, ईंट के टुकड़े हैं छोटे छोटे, मिट्टी में मिक्स करके गमले में डालना है सर। बाद में प्लांट का थोड़ा थोड़ा रूट काट के गमले में डाल देना है। और शेप देने के लिए जो तार लगाना है वो आपको जितनी हाइट रखनी है वहाँ तक मोड़ देना है, और तार लगा के आपके मन से हिसाब से जैसा शेप देना है वैसा देकर आपको डारी और तार दोनों ऊपर से कट कर देना है। और यहाँ से कट किया तो जितनी आग दिखती है ना, यहाँ से नई ब्रांच निकलेगा। इसको साल में 1-2 बार ऊपर से कट करते रहना है। 2-3 साल हो गए तो पूरा निकाल के रूट को भी कट करना है, मिट्टी भी चेंज करना है, फिर गमले में डालना है। तो यानी कि एक लगातार, एक अनवरत एक परिश्रम तो होता है, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रुचि होगी, जब आप पौधों से प्रेम करेंगे, जब आप पर्यावरण से प्रेम करेंगे। और कहते हैं कि ये जो प्रेम की बात होती है, जो भावनाओं की बात होती है, या फिर एक इच्छा की बात होती है, ये कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता। अगर आपके अंदर ये भाव होगा कि आपके यहाँ आपको अपने ड्राइंग रूम में वामन वृक्ष लगाना है, तो 100% आप लगाएंगे, और उसमें हम आपकी मदद करेंगे, और उसमें शारदा बहन भी आपकी मदद करेंगी। और निश्चित तौर पर हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप दिल्ली आएँ, और दिल्ली में आके तमाम जो लोग हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग देगी कैसे अपने अपने घरों में वामन वृक्ष को लगा पाएं और पर्यावरण से वो और ज़्यादा प्रेम कर पाएं। कुछ और बातें आपको हम लगातार बताते रहेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत, जिनकी लगातार एक परिश्रम, वो इस पूरे के पूरे वामन वृक्ष वाटिका को एक नया रूप दे रहे हैं। और वाकई आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप खुश हुए बगैर, या यूं कहें कि आप आश्चर्यचकित होकर जाएंगे कि वाकई ऐसा भी हो रहा है क्या। हमारे यहाँ भारत देश में एक नई परंपरा नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं वामन वृक्ष वाटिका के नाम से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति की सानिध्य में, या यूं कह सकते हैं कि उसके प्रांगण में वामन वृक्ष वाटिका एक लंबे बड़े भूभाग पर बनी हुई है। और इस वामन वृक्ष वाटिका में कई तरह के वामन वृक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे, और इन तमाम वामन वृक्षों की अपनी अपनी अलग खासियत है
और कई वामन वृक्ष तो कई साल पुराने हैं। हमारे पास 65 वैरायटीज के मोर देन 1100 वामन वृक्ष हैं और इसको बनाने की प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद 2023 में दी थी। कुल मिला के कितने वामन वृक्ष मिला के हमारे पास है तो 1200 है। और कितने प्रकार के हैं हमारे पास वामन वृक्ष? तो 65 प्रकार के हमारे पास वामन वृक्ष है। अभी इस वामन वृक्ष की तरफ अगर नजर दौड़ाते हैं तो इसका नाम है स्ट्रेबुलस एस्पर। ये सिंहोरा टूथब्रश ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सी स्टाइल का है वो बताना चाहूँगी कि ये इनफॉर्मल अपराइट स्टाइल का है। अभी इसकी विशेषता क्या है? इसकी पत्तियां अगर छूते हैं तो रफ सैंड पेपर के साइड जैसे बैक साइड नीचे वाला जो है वो रफ सैंड पेपर के जैसा फीलिंग आता है। दूसरा, उसके जो फ्रूट होते हैं वो येलो कलर के छोटू से होते हैं, स्वीट से होते हैं। तीसरी चीज, इसका ये जो ट्रंक जो है उसका इस्तेमाल दातुन मिसवाक, अगर आपने सुना होगा तो मिसवाक की तरीके से, मतलब कि टूथ के रिलेटेड, टूथ एक हो या कोई भी नॉर्मली दांतों के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो ये वामन वृक्ष का ये पौधा उसी के लिए बहुत ही कारगर रहता है। और तीसरी चीज, उसी के पल्प में से जर्मलेस पेपर बनाया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसके लिए भी बहुत सही रहता है ये पौधा। तो ये देखेंगे अदानसोनिया डिजिटाटा, इसको खुरासानी इमली खूब भी बोला जाता है। इसको देखने जाए तो उसका जो आयुष्य बोला जाए तो तकरीबन 1000 से लेकर 3000 साल तक इसका आयुष्य रहता है। और इसको लाइव रिजर्वॉयर भी बोला जाता है। और इसके बार्क को, ये बेसिकली अफ्रीकन है, डेसोडियस में पूरा अच्छी तरीके से रह पाता है ये। इसका बार्क हटा के अफ्रीकन ट्राइब्स जो है ना इसमें से पानी पीते हैं, क्योंकि ये लाइव रिजर्वॉयर, मतलब एक परफेक्ट अगर कंप्लीट ट्री है मैच्योर तो वो 1,20,000 लीटर अपने आप में ये तने में, स्पॉन्जी तने में स्टोर कर सकता है उसी वजह से। और इसके फ्लावर्स जो होते हैं सफ़ेद कलर के होते हैं, सुबह में मुरझाए हुए रहते हैं, रात को ब्लूम करते हैं। और आगे इसकी बात करूं तो ये जो है गोल्डन रम्फीस, फाइकस रम्फी, ये तकरीबन 25 साल के आसपास का रहेगा ये वामन वृक्ष। ये जो है 25 साल के आसपास प्लस की इसकी आयुष्य है सर जी, देखने जाए। और उसके रूट, जड़ें आप देख सकते हैं कैसे है। तो छोटू सा ट्री, हमारे प्रकृति में कितने बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, पर इसको वामन अवतार से प्रेरित छोटू सा वृक्ष बनाकर हमने एक छोटे से गमले में रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इवन जो बुद्धिज्म में जैन परंपरा आई, जो जैन फिलॉसफी आई, कि इट्स अ वेरी कामिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही लोगों को शांति देने वाला, सुकून देने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो जो वामन वृक्ष वाटिका है उसमें हर सेंसेस के लिए हम लोग ने एक फ्लोइंग वाटरफॉल भी बनाया है, जैन गार्डन्स भी वहाँ बनाए हैं, तो वो लोगों तक पहुँचे और लोग वामन वृक्ष को, बोनसाई को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकें। इसके लिए एक मुए की और ऊन बोनसाई का भी वहाँ हम लोग ने शुरू किया है। भारत की प्राचीन एक धरोहर है, वो लोगों के सामने आए, लोगों के एक्सपीरियंस का पार्ट बने और उस वामन वृक्ष को खुद तैयार करके अपने जीवन का भाग बना सके। और जैसा कहते हैं कि ये घर में बहुत शांति और समृद्धि लाता है, उसका भी एक्सपीरियंस कर सके, इस उद्देश्य से हम लोग ने वामन वृक्ष वाटिका एक में बनाया। बदलते कालखंड में और समय के प्रवाह में समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां पैदा हो जाती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि पौधों का जो विकास है वो रोक दिया जाता है, या पौधों को इस तरीके से बनाना ठीक नहीं है, या ये भी माना जाता है कि भाई ऐसे पौधे रखना अशुभ है क्योंकि वो वामन हैं, वो छोटे हैं और उनका विकास अवरुद्ध है। लेकिन ये तमाम तरह की धारणाएं गलत हैं, इनका कोई आधार नहीं है और इनको महज एक अफवाह ही कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई वैज्ञानिक सत्यता भी नहीं है। सब लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जो है हम लोग उसका ग्रोथ जो है, विकास जो है उसका अवरोध करते, हम रोकते हैं, तो ये अनलकी मानते हैं, पर ये मान्यता गलत है।
सही मायने में हम जो है उसका ग्रोथ जो रहते हैं उसको हम रोकते नहीं हैं, हम उसको मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं उसको, जिससे करके वो आगे मतलब के हाइट में ना बढ़ कर के उसका बुशी ज़्यादा मतलब कि डायामीटर जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। और घरों में जैसे देखने जाए तो डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से आप ऑफिस में या घरों में भी सजावटी तौर पर आप रख सकते हैं। एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्राधिकरण लगातार स्थानीय विकास को तो तरजीह देता ही है, इसके साथ ही साथ गवर्नेंस मॉडल में एक वो धारणा भी जमी और बसी हुई है जिसमें स्थानीय लोगों को न केवल रोजगार प्रदान करना है बल्कि उनकी आजीविका, उनका कौशल, उनका हुनर और जहां पर वो रहते हैं वहीं पर उनकी सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी शामिल है। एसओयू की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें दो मुख्य वस्तु थी, एक टूरिज्म गवर्नेंस, दूसरा एरिया डेवलपमेंट। हमने जो इसका पूरा प्रोसेस किया है ना, बोनसाई इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ वेरी ऐसी आर्ट है जो कम लोग को आती है। तो इनफैक्ट हमने जो पूरा टेंडरिंग प्रोसेस करी उसमें ऐसा ही लिखा है कि जो जिन्होंने भी हमें ये वामन वृक्ष या बोनसाई दिए हैं वो जितना टाइम इसको मेंटेन करेंगे इसमें दो चीज़ें और करेंगे। एक तो हमारे स्थानिक जो सखी मंडल हैं, हमारी यहाँ की बहनें हैं, उनको ट्रेन करेंगे कि और साथ में रख के पूरा मेंटेनेंस कराएंगे कि आफ्टर 3 इयर्स ये बहनें उस पूरे गार्डन का मेंटेनेंस खुद कर सके। एंड बोनसाई का मेंटेनेंस इज अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो 3 साल के जो कार्यकाल होगा एजेंसी का उसमें वो उन हमारी सखी मंडल की बहनों को साथ रख के मेंटेन करेगी ताकि वो सीखें और उसके बाद वो पूरा मेंटेनेंस टेक ओवर कर सके, जिससे उनका भी आर्थिक उपार्जन होगा, उनका कुछ ना कुछ आवक बढ़ेगी। साथ साथ जो ये मेक योर ओन बोनसाई है इसको भी हम ऐसा ही चाहते हैं कि एक सखी मंडल की बहनें हमारे साथ जुड़े। हम अभी बोनसाई गार्डन से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद बाकी भी जगह है वहाँ पे इसे हम एक एक्टिविटी की तरह प्रमोट करें ताकि जो स्थानिक महिलाएं हैं उनका आर्थिक धोरण ऊंचा। तो आइंदा से जब भी आप बोनसाई बोलिए तो आप कहिएगा कि मुझे वामन वृक्ष देखना है, तो फिर आपको देखिए क्या आपको रिस्पांस मिलता है इस शब्द के माध्यम से और लोग कहेंगे वाकई आप अपनी संस्कृत को न केवल जान रहे हैं बल्कि अपने शब्दों में, अपनी सनातन संस्कृत में आप रुचि भी रख रहे हैं और आपका प्रभाव भी इस माध्यम से जरूर बढ़ेगा। एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में इसका भी अहम योगदान है। ये वो परंपरा है जिसमें विश्व गुरु भारत का शामिल यशोगान है। इस कला को अब वामन वृक्ष ही कहिए, क्योंकि बोनसाई कहने में अपने ही ज्ञान का होता अपमान है। कहा जाता है और ये हम देखते भी हैं कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और ये भाव अपने आप में बहुत बड़ा है। और वामन वृक्ष की कला, ये हम कह सकते हैं कि प्रकृति के प्रति आपके अनुराग, उसके प्रति सम्मान और उसके प्रति जो आपका स्नेह है, ये उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और इस माध्यम को हमें और आगे बढ़ाना है, घरों घरों तक हमें ये कला पहुंचानी है। और इसी भाव के फलस्वरूप यहाँ पर ये वामन वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया, जिसको हमने आपको दिखाया, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और हमें उम्मीद है कि जरूर आप बोनसाई नहीं बल्कि आप वामन वृक्ष बोलेंगे और इसी आधार पर किसी से भी वार्तालाप में आप इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।